Hello students, hope you are doing good and maintaining proper social distancing as well. In the last video हमने क्या पढ़ा था? हमने cover up this excess demand and deficient demand, right? So आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, इस वाले चैप्टर को ही मोस्ट प्रोबेबली इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में. फाइन, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है. जो आज की क्लास होगी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, बस स्टिल एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. मेजर्स टू कंट्रोल दिस एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. नाउ हाउ यू विल कंट्रोल ऑल दिस whenever there is excess demand in an economy, or you can say a deficient demand in an economy? So how we will control it? We have a different tools, right? We have different tools. So according by using those tools, we can control this excess demand and deficient demand in economy, which is also known as inflationary condition or deflationary condition in economy. Fine. So the problem of excess demand and deficit demand occur when, ये कब occur करेगी? When current aggregate demand, जो भी एट प्रेजेंट हमारी करंट एग्रीगेट डिमांड है, या तो वो लेस होगी जितनी हमें एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट में, या तो लेस होगी या ज़्यादा होगी. जब भी ज़्यादा हो जाती है उसको हम एक्सेस डिमांड बोला करते हैं, और जब भी फॉल शॉर्ट देन इट इज़ नोन एज डेफिशिएंट डिमांड. फाइन. नाउ their number of major tools is control. So there are so many tools to control all this excess and deficit demand. However, within the syllabus restricted of studies following. तो हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड है. देखिए क्या है. मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. दे आर टू टूल्स, दे आर टू पॉलिसीज दैट कैन बी डन, दैट कैन बी यूज. ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी, अदर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी. Although I had discussed all this in the class as well, that fiscal policy is used by government of India. तो fiscal policy कौन यूज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक. हेंस इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज RBI. फाइन. और यहाँ पे गवर्नमेंट हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस टूल्स, यानी कि दिस पॉलिसी यूज बाय फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो टूल होंगे वो होते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यू कैन से. तो इसके अंदर आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स. By these two ways, in government can increase or decrease. Fine. Can problem solve? Government can solve the problem excess demand or deficit demand? Whether they will increase both or whether decrease both, that absolutely depend upon the condition in the which condition is there in an economy. In a similar case, the RBI can also control the flow of credit in an economy by using these tools. He have two choice. The RBI have two choice. First one is quantitative, other one is qualitative. What is quantitative, what is qualitative? I'll discuss this. And इनके component quantitative में I'll later on discuss this. So ultimately आपको क्या पढ़ना है भाई? देखिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी होती है एक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करके रखेगी, मतलब कंट्रोल करके रखेगी. मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करते हैं? टूल पॉलिसी, ये RBI यूज करेगी. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी और टैक्स के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. क्वालिटेटिव के अंदर बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रेशो, जो कि फर्दर डिवाइड हो सकता है टू पार्ट में, CRR और SLR में. हम LLR बोलेंगे अभी. क्वालिटेटिव में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल, इनके थ्रू. ठीक है. अब पढ़ते हैं आगे चैप्टर. Like suppose whenever there is how to control, we're talking about only excess demand at particular point of time. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम excess demand के बारे में पढ़ रहे हैं. फाइन. और बाकी अभी हम जो डेफिशिट डिमांड होगा उनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. पढ़ रहे हैं हम एक्सेस डिमांड. बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर. डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है ना. That is known as excess demand. तो during the excess demand, the current aggregate demand in economy is more than the full employment level of output. लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखो, अब हम पहले गवर्नमेंट के पार्ट से सीखेंगे, फिर हम RBI के पार्ट से सीखेंगे. ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पॉइंट. एक बात बताइए, जब भी एक्सेस डिमांड होगा, अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, विच इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. फिस्कल पॉलिसीज की बात करते हैं, अगर पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. वी नो डैट अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है तो यानी कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही है, रोड, फ्लाईओवर, डैम्स, कुछ भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना. अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ डेफिनेटली कर रही है. अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को
देखो एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड में क्या करेगी गवर्नमेंट, अगर अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे, तो आप एक बात बताइए कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, वो अदर जो पर्सन होंगे जो एंगेज करेंगे उसको प्रोडक्शन के लिए, उनकी तो इनकम होगी। लाइक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, लाइक सपोज बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रही है 100 करोड़ का फ्लाईओवर, है ना, तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस है, गवर्नमेंट के लिए तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो। बट वेयर एज ऑन अदर पार्ट जो भी पर्सन उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में एक्टिवली एंगेज हैं, उनके लिए तो क्या हो जाएगा वो, उनके लिए तो इनकम जनरेट हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है मार्केट के अंदर, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत हाई है, कम कैसे करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दोगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर मार्केट में मनी फ्लो जो है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इस हिसाब से परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारी ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है ये हमारी रेक्टिफाइड हो जाएगी। बात समझ में आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है, अगर एक्सेस डिमांड चलती है बहुत ज़्यादा तो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट क्या करेगी, इन टैक्स को क्या कर देगी, इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो लीगल कंपल्सरी पेमेंट, लीगल कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट जो हाउस होल्ड की है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर उसको पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी जेब में जो मनी है, हमारी जेब में जो मनी बचेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मनी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप उसको डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी बचेगी अल्टीमेटली, जो मार्केट में आप खर्चने के लिए तैयार हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो आपकी एक्सेस डिमांड जो सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी के अंदर वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये चीज। सो एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए कभी भी एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर देगी, कम कर देगी। जब जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी पे, टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड रिड्यूस एक्सपेंडिचर एज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना भी एक्सटेंट तक रिड्यूस कर सकती है। मोर एम्फेसाइज लाइक फोकस शुड बी ऑन प्लेस टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड अनप्रोडक्टिव वर्क, दिस विल बी रियली हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कंट्री। Decrease in government spending, ये देखिए, will reduce the level of aggregate demand in an economy. How level of aggregate? Because the people have less purchasing power, the people have a very less amount available in their pocket because they don't get any project to work, है ना, काम नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी परचेजिंग पावर रिड्यूस, तो प्रॉब्लम सॉल्व। इन अ सिमिलर केस अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस इंक्रीज कर देगी, और जब गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी तो न्यू पीपल जो परचेजिंग पावर है लोगों की कम हो जाएगी, एंड दिस इज हाउ वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे और एग्रीगेट डिमांड सॉर्ट आउट हो जाएगी हमारी। अगर हम बात करते हैं किन के थ्रू, आरबीआई के थ्रू। आरबीआई क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में उसके पास क्या आ जाते हैं, दो तरह के कंपोनेंट आ जाते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। देखिए पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी के अंदर आते हैं आपके, क्वांटिटी के अंदर आते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रेशियो। तो पहले क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव, दीज इंस्ट्रूमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन अ सर्कुलेशन। तो एज अ जर्नल हिट करेंगे, पर्टिकुलर सेक्टर को इंपोज नहीं करते, पूरी इकोनॉमी को हिट करते हैं। फाइन, तो इंस्ट्रूमेंट करेंगे एंटायर इकोनॉमी, टोटल वॉल्यूम को, ठीक है। मेजर इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रेशियो विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीआरआर एंड एसएलआर। फाइन, और उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आ जाएगा आपका रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन और आपका सेक्टर्स के ऊपर इंपोज करते हैं। फाइन, अगर हमें एग्रीकल्चर को बूस्टअप करना है तो हम उनको बड़े कंपेटिटिव रेट पे हम लोन प्रोवाइड कर देंगे, इंटरेस्ट रेट बड़ा नॉमिनल चार्ज करेंगे, समझ रहे हो। तो ये आपको क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट एम्स टू रेगुलेट डायरेक्शन ऑफ अ क्रेडिट। मेजरली क्या क्या इंक्लूड होते हैं, 3 पार्ट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड रेस्ट बोथ आर 2 आउट ऑफ सिलेबस बट स्टिल हमें पढ़ना है, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, आरबीआई क्या करेगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से कंट्रोल कर सकती है। तो अगर एक्सेस डिमांड है, बहुत महंगे चल रही है ना, देखो मैं एक्सेस डिमांड समझा दूंगा, उसका उल्टा आपको खुद करना पड़ेगा, उसका अपोजिट करना है, ठीक है। जब ये एक्सेस डिमांड है तो बहुत महंगाई चल रही है और डिस्कस भी कर रखा है, तो एक्सेस डिमांड में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपनी बैंक रेट को बढ़ा देगी। जब बैंक रेट को बढ़ा देगी, बैंक रेट पढ़ा हुआ है आपने, है ना, मनी में, तो प्लीज गो थ्रू करना वीडियोस को अगर भूल गई हो तो, हालांकि आपका यूनिट टेस्ट में भी आया था तो आपको अप टू द डेट याद होना चाहिए। फाइन, तो हम बस कंडीशन पढ़ रहे हैं कि अब एक बात आ जाइए, अब आपकी कौन सी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज। अगर मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट है बैंक रेट।
एक्सेस डिमांड में बैंक रेट क्या करेगी, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी, है ना। इस बैंक रेट को क्या कर दिया उन्होंने, इंक्रीज कर दिया। जब बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया तो आज कमर्शियल बैंक उनसे लोन ले रहा है तो उनको क्या पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। वो क्या पड़ रही है कमर्शियल बैंक की, वो भी इंक्रीज होगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज कर गई तो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देगा कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए, इंक्रीज कर देगा। जब इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज कर दिया तो आप मुझे बताइए लोन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी मार्केट के अंदर, कम हो जाएगी। जब लोन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो हेंस आर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस जो डिमांड है आपकी इकोनॉमी के अंदर, दैट विल अल्टीमेटली गोइंग टू सॉल्व, रेक्टिफाइड हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसी का अपोजिट कर देना आप किसके अंदर, डेफिशिएंट डिमांड के अंदर। अपोजिट है डेफिशिएंट डिमांड, मतलब द पीपल की जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर कम है जितनी रिक्वायर्ड है। आज हमें उन्हें बूस्टअप करना है, इन्फ्लुएंस करना है ताकि अपनी डिमांड इंक्रीज करे वो, है ना। तो डिमांड कैन बी इंक्रीज इन द मार्केट। कभी भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज करनी है तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो हेंस आज हमें क्या लिबरल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बैंक रेट क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा, बैंक रेट कम कर देगा। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन कम चार्ज करेगा, लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज एंड परचेजिंग पावर इंक्रीज, और आपकी जो डेफिसिट डिमांड है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बात समझ में आई? डेफिसिट डिमांड में इसका उल्टा कर देना। नाउ कम बैक अगेन एक्सेस डिमांड। बैंक रेट पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं रेपो रेट। बिल्कुल सेम रेपो रेट में भी यही इफेक्ट होगा बेटा, ठीक है। सेम रेपो रेट और बैंक रेट काफी सिमिलर हैं। जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए गिवन होता है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड इज 2 वीक्स, फाइन। सो उसके आगे पढ़ते ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक बात बताइए, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। आज बहुत ज्यादा डिमांड है, हमें लोगों से पैसा कलेक्ट करना है। भाई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है जब भी तो डिमांड कर रहे हैं, हमें उनकी परचेजिंग पावर को कम करनी है। आज क्या करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम जनरल पब्लिक और टू जनरल पब्लिक। या तो खरीदेंगे या उनसे बेचेंगे, ठीक है, या तो खरीद लेंगे या हम उनको बेच देंगे। एक बात बताइए, अगर आज आप कुछ चीज खरीद रहे हो, मतलब आप उनसे परचेज कर रहे हो, तो परचेज करोगे तो आप इन रिटर्न क्या दोगे, पैसे, बिल्कुल। तो अगेन और पैसे बढ़ जाएंगे। बट एक बात बताओ, ऑलरेडी उनकी जेब में बहुत ज्यादा पैसे हैं, हेंस परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। आज हमें उनकी परचेजिंग पावर कम करनी है। नाउ व्हाट वी विल डू, आज आरबीआई बोलेगी कि एक काम करते हैं, मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती हूं। आरबीआई क्या करेगी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, है ना, एक्सेस डिमांड में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर देगी, सेल। आज क्या कर देगी, सेल। अगर आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटीज को सेल करा, है ना, अगर सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में क्या करेगी ओपन मार्केट, हम सेल कर देंगे। जब सेल करेंगे तो लोग आके परचेज करेंगे तो विल कलेक्ट देयर अमाउंट, है ना। तो एक बात बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो लोग तैयार क्यों हो जाएंगे खरीदने के लिए। भाई अगर हम सेल कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूं, जैसे कि ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल होता है जो कि मार्केट वैल्यू से बड़े ही कम रेट पे बेचा जाता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू पे बहुत ही कम रेट पे बेचा जाता है, मतलब फेस वैल्यू से कम पे बेचा जाता है। और जब रीपे करते हैं वो एट पार पे करते हैं। जैसे कि सपोज एक बात करते हैं, तो मिनिमम ट्रेजरी बिल है तो 25,000 का, मिनिमम ट्रेजरी बिल जो होता है वो 25,000 का होता है, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, ट्रेजरी बिल ऑन सेल लगा दिया, फाइन। अब जब ये सेल पे लगा दिया और उन्होंने बोला कि अगर आज जनरल पब्लिक अगर इसे परचेज करती है या कमर्शियल बैंक इसे परचेज करेगा तो मैं आपको इसको 20% ऑफ में दूंगा। 20% ऑफ, दैट मीन्स, एक बात बताइए यहाँ पे समझाता है, 25,000 की कोई चीज है, अगर वो आपको 20 लेस मिल रही है, कितने, 20% डिस्काउंट पे, दैट मीन्स कितना, इसका पहले 10% इंटू 2 5,000, तो आपको कितने की मिल रही है, 20,000 की। बट मार्केट में वैल्यू उसकी कितनी है, 25,000। जब आप उसको वापस आरबीआई को देने आओगे तो वो एट फेस वैल्यू पे लेंगे, कितने पे, फेस वैल्यू पे, तो 25,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, आप 5,000 अर्न कर दोगे, है ना। तो एक बात बताओ, जब आपको कोई चीज सस्ते में मिल रही है, भाई अगर आप खुद सोचो प्रैक्टिकल नोट पर, अगर आप भी पब्लिक के पार्ट हो, ठीक है,
और आरबीआई ने बोला कि मैं ट्रेजरी बिल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 20,000 रुपीज़ में। तो आप बताओ, आप जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, हमें 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल आप चले गए। तो आपने, आरबीआई ने क्या कर दी? सेल कर दी। आपने खरीद ली, तो आरबीआई ने क्या किया? आपसे कलेक्ट कर लिए पैसे, ठीक है, आपसे मनी कलेक्ट कर लिए। और दिस इज हाउ आपकी इकोनॉमी के अंदर जो आपसे कलेक्ट कर लिए पैसे, आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो आपका एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड यू कैन सी इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, लोग हैव द पीपल हैव लेस परचेजिंग पावर, बिकॉज उनकी जेब में आज पैसे नहीं है, इसलिए वो लेस डिमांड कर रहे हैं, इसलिए डेफिसिट डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर। आज आरबीआई क्या करेगा? उनसे वो जो सिक्योरिटीज थी जो बेची थी ना पहले, वो परचेज कर लेंगे और आज आरबीआई उनको कितने रुपए दे देगा? 25,000। लोगों की जेबों में पैसे चले जाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर उनकी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम जो डेफिसिट डिमांड है इकोनॉमी में, वो सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू पीपल? है ना? आगे आ जाइए। कैश रिजर्व रेशो, मतलब एलएलआर के तौर पे बता रहा हूं मैं, लीगल रिजर्व रेशो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड। फाइन। तो एक्सेस डिमांड में एक बात बताइए मुझे, लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि वो पैसा जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कैश रिजर्व में तो कैश के फॉर्म में, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में तो वो 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड। यूजुअली आपको मैंने बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी ऑप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग, मैंने आपको सब समझा रखा है ना। तो आप बताइए, अगर एक्सेस डिमांड है बहुत ज़्यादा, है ना, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इस एलआरआर को, लीगल रिजर्व रेशियो को, जिसके अंदर पार्ट आते हैं क्या, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देगा? आरबीआई इनको इंक्रीज कर देगा। एक्सेस डिमांड है बहुत ज्यादा, अगर ये इंक्रीज कर दिए तो जो कमर्शियल बैंक होगा, जो भी कमर्शियल बैंक होगा उसके पास अबिलिटी ऑफ लेंडिंग टू क्रेडिट इन द मार्केट, पैसे देने की क्षमता लोगों को क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि क्रेडिट क्रिएट करने की क्षमता क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्रेडिट करने की क्षमता कम हो जाएगी तो लोन जो मार्केट में अप्रूव्ड होंगे वो कम हो जाएंगे। जब लोन कम होंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और हैंस हमारी एक्सेस डिमांड सॉल्व हो जाएगी। इसका उल्टा कर देंगे कब? डेफिसिट डिमांड में। लीगल रिजर्व रेशो में हम क्या कर देंगे? डिक्रीज। हम लीगल रिजर्व रेशो इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड के अंदर डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज कर दिया आपने क्या? एल आर आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो अब तरीके से, एल आर आर डिक्रीज करा आपने। जब ये डिक्रीज किया, है ना, तो मार्केट में कमर्शियल बैंक की क्रेडिट देने की क्षमता इंक्रीज हो गई। उनसे लोग, जनरल पब्लिक लोन लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि सस्ता पड़ेगा, चीप, तो लोन इंक्रीज हो जाएंगे। जब लोन इंक्रीज हो जाएंगे, मार्केट मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। जब लोग मार्केट में जाएंगे और ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे तो हमारी डेफिसिट डिमांड प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी के अंदर सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? बेटा इसमें भी एक्सेस डिमांड के बारे में बता रखा है, डेफिसिट डिमांड के लिए फिर यहाँ पे है, नेक्स्ट पेज पे, है ना। मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो देख के अंडरस्टैंड करके बस रीडिंग करनी है नोट्स की। फाइन। ये तो हमने पढ़े कौन से? क्वांटिटी। अब पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो एक आता है अब क्या? मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट यू कैन से। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में क्या करेंगे आप बताओ? मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है भाई? हम अपनी कोई सिक्योरिटी देते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें लोन मिलता है और उस मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है आरबीआई, है ना। सपोज बात करते हैं कि आपने पीस ऑफ प्लॉट है आपके पास, कितना? 10 लाख रुपीस का। आपने वो, बैंक ने मार्जिन बना रखी है कि आप अपने पास इसको 40% अपने पास रखोगे, रेस्ट 60% लोगों को पैसे दे दोगे। यानी कि आज आपको पैसे कितने मिल रहे हैं? 6 लाख। अब आप सुनिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, यही होता है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, एक्सेस डिमांड, आज बहुत ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में इतना नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट वी विल डू, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? आज इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दो। मार्जिन को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो आज अब बैंक क्या करेगा? जैसे 10 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी थी उस पे आज इसको 60% कर देगा और हम लोन कितना लैंड करेगा बैंक? 40%। कितना? 40%। तो आज बैंक को सिर्फ कितना पैसा मिलेगा? हमें कितना पैसा मिलेगा? 4 लाख, और अपने पास आज रिजर्व कितने रख लिए? 6 लाख। तो अल्टीमेटली देखो 2 लाख रुपीस कम कर दिए ना, इन अ वेरी सिंपल वे।
2 लाख रुपीस कम मिले ना आज हमें, यस। तो जब भी पैसे कम मिले, हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड था वो हम कम करेंगे आज। एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या करेगा आज आरबीआई, जो 10 लाख रुपीस का जो प्लॉट आपने एक्सचेंज कराया उसके अगेंस्ट में आज के लिए 20% विंडो क्रिएट करेगा बस रिजर्व। बाकी बोलेगा 80% आज आप लोगों को लैंड कर दो, पैसे दे दो अगेंस्ट देयर सिक्योरिटी। अगर आप उनमें 80% दे रहे हो तो आज हमें कितना पैसा मिल रहा है बैंक से, 8 लाख रुपीज अगेंस्ट आज सिक्योरिटी, है ना। अपनी अप्रूव सिक्योरिटी का हमें 8 लाख रुपीज मिल रहे हैं, तो हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। आज मेरी मार्केट के अंदर ज्यादा क्षमता हो गई है, दैट मीन्स परचेजिंग पावर मेरी इंक्रीज हो गई है। और जब मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, आई हैव एबिलिटी टू परचेज मोर फ्रॉम द मार्केट, तो मैं आज मार्केट में ज्यादा सामान खरीद सकता हूं। इतना समझ में आया? सो दिस इज व्हाट यू विल यूज इन डेफिसिट डिमांड। फाइन। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा क्वालिटेटिव में मोरल सुएशन, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। देखो एक्सेस डिमांड चल रही है, तो एक्सेस डिमांड के अंदर आरबीआई क्या बोलेगा, हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी तरफ से किसी भी चीज एक्टिविटी जो कि नॉन प्रोडक्ट एक्टिविटी के लिए एट प्रेजेंट आप लोन नहीं प्रोवाइड करोगे इकोनॉमी में। फाइन। सो अल्टीमेटली नॉन एसेंशियल और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए आप पैसा इंडल्ज नहीं करवाओगे इकोनॉमी में। फाइन। सो जब आप अल्टीमेटली जब लोन आप ग्रांट नहीं करोगे जनरल पब्लिक को इजी तौर पे, इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो लोगों के पास पैसे यानी कि अरेंजमेंट कम कर पाएंगे और इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन कम करेंगे और हेंस हमारी एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। फाइन। ऐसे ही मोरल सुएशन में अगर हम बात करेंगे डेफिसिट डिमांड में, उनको एनकरेज करेंगे बूस्ट अप लेंडिंग। आरबीआई बोलेगा कि आप स्पेकुलेट के लिए, आप चाहे नॉन एसेंशियल के लिए भी कोई भी कस्टमर आपके पास लोन के लिए सैंक्शन कराने आता है तो अप्रूव दैट, क्योंकि आज हमारे पास इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, पीपल आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट राइट नाउ। ठीक है, हमें उन्हें एनकरेज करना है, हमें बूस्टअप करना है, इन्फ्लुएंस करना है, परसुएट करना है ताकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिसिट डिमांड अल्टीमेटली सॉर्ट आउट और क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? So in next point, selectively credit control. The name itself, this term itself suggesting something, telling everything like selectively credit control. In case of excess demand, this tool can be used that in suppose like agriculture is majorly hit by suppose climatic impact से काफी ज़्यादा impact कर गया, and ultimately who will suffer? Our farmers will suffer. फाइनली फाइन। सो आरबीआई ने बोला कि देखो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे लोन देना इज नेसेसरी काइंड ऑफ रियली इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बट क्योंकि एक्सेस डिमांड चल रही है वहाँ पे तो हमने प्रायोरिटी बेस पे सेट करके प्रोवाइड कर दिया। बाकी जितना भी एक्सेसिव क्रेडिट आपका इकोनॉमी में और मार्केट के अंदर है वाइप ऑफ कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। अदर सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे मत दो, लोन मत दो, वाइप ऑफ कीजिए। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्टर को तो पैसे प्रोवाइड कर देंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, बट अदर को हम वाइप ऑफ करने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज इज एक्सेस डिमांड इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? सो इसके अपोजिट करेंगे, अगर हम डेफिसिट डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर तो आरबीआई क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, यानी कि जो भी ऑर्डर्स दिए उनको वापस रोल बैक कर लेंगे, सो दैट अब आप फ्रीली आप इकोनॉमी के अंदर पैसे क्या होते हैं सर्कुलेट यानी कि प्रोवाइड कर सकते हो एज अ लोन, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारी जो प्रॉब्लम डेफिसिट डिमांड की सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके, इन केस ऑफ आई हैव नॉट टॉल्ड यू, यस, गवर्नमेंट के तौर पे हमने एक्सेस डिमांड तो पढ़ लिया था लाइक फिस्कल डेफिसिट। अगर हमारा डेफिसिट डिमांड चलता है, हमारे यहाँ पे बहुत मंदी है इकोनॉमी में, है ना, डेफिसिट डिमांड है, अगर डेफिसिट डिमांड आपके पास है तो उसके केस के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहां पे लिखते हैं बेटा, डेफिसिट डिमांड है तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि फिस्कल पॉलिसीज के अंदर दो पार्ट आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स। आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत मंदी चल रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर देंगे, यस, इंक्रीज कर देंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगे, मेजर प्रोजेक्ट बूस्ट अप करेंगे लाइक फ्लाईओवर, डैम्स, ये सब क्रिएट करेंगे, रोड्स, जिसकी वजह से पीपल को, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो ये जो डिमांड थी डेफिसिट डिमांड इकोनॉमी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइन। टैक्सेस, आज टैक्सेस को रिड्यूस कर दोगे, जब भी टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, परचेजिंग पावर जब ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली दे आर रेडी टू परचेज इन अ मार्केट। जब भी परचेज करेंगे मार्केट में तो जो डेफिसिट डिमांड चल रही है इकोनॉमी में, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन।
So we are done with this excess demand, deficit demand. Fine. The next is the difference between. You can clearly see the difference between is this monetary policy, fiscal policy, monetary RBI, and fiscal policy is government. The next point is excess and deficit demand in three sector economy. This is out of syllabus. Three sectors economy. This is not in the syllabus. And further, what are the remedies taken in this? This is again out of syllabus. Fine. So chapter number 9, we are complete chapter number 9. So I personally feel that you are going through my videos properly. Go through them carefully. If you have any doubt, please ask me. Take care, students.